आप लोग? तो आज है आपका डे 7 CGL महा मैराथन क्लासेस का। तो आज आपका जीके वाले पार्ट से हम स्टार्ट करेंगे। एज यूजुअल जैसे आपका शेड्यूल चलता है, जीके, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग चलता रहेगा। तो 6 दिन हमारे पूरे हो चुके हैं इस मैराथन के लिए। तो सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई कि आप लोग जो भी स्टूडेंट्स लगातार इन मैराथन्स को लगातार करते आ रहे हैं। एक बात हम सब करिए, जो लोग 6 दिन से लगातार मैराथन में आ रहे हैं, एंड इट इज योर 7th डे। और किसका फर्स्ट डे है, किसका सेकंड डे है, किसका थर्ड डे है, एक बार कमेंट में ज़रूर बताइए ताकि हमको भी आइडिया लगे भाई कौन कौन हमारे साथ कब से जुड़ रहा है। ठीक है, तो ये सिलसिला रुकेगा नहीं, CGL एग्जामिनेशन तक चलता रहेगा। वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट कि आपके सिलेक्शन के लिए जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस हो सके, जितनी एक वैरायटी कवर हो सके, जितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस कवर हो सके इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, उसको हम कराते हुए चलते जाएं। ऑल राइट सर, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आप देख सकते हो लगातार कई दिनों से हमारे साथ जुड़े हैं। तो डियर, आप यकीन मानो आपका ये जो मेहनत है कहीं भी वेस्ट नहीं होगा, आपको बहुत फायदा पहुंचाएगा एट द एंड। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ स्टार्ट करते हैं। अगर किसी ने अभी तक डिजिटल लाइब्रेरी नॉर्थ ईस्ट PSC का ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए। ऑलरेडी 1, 2 या 3 डिजिटल लाइब्रेरी जो कि एक व्हाट्सएप कम्युनिटी है, उसमें अगर आप एडिड हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट अगर आप एडिड नहीं हैं तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। जो भी मैराथन की PDF वगैरह है सब यहाँ पर भेजी जा रही हैं। उसके अलावा आगे और भी जो भी इंपॉर्टेंट क्लासेस होंगी उनकी अपडेट्स, उनकी इंफॉर्मेशन, जैसे आज 12 बजे करंट अफेयर्स का क्लास था, तो वो सारी जानकारी भी आपको ये डिजिटल कम्युनिटी पे मिलती रहेगी। ओके सर, चलिए जी तो स्टार्ट करते हैं। रेडी हैं? गिव मी ए थम्स अप। अगर रेडी है तो गिव मी ए थम्स अप, वीडियो को लाइक करिए। आगे बढ़ते हैं तो अपने पहले सवाल की तरफ। चलिए सो लेट्स गो। ये रहा पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, दैट इज रिगार्डिंग द नामदफा नेशनल पार्क। सवाल क्या है सर? सवाल यह है कि नामदफा नेशनल पार्क इज ग्लोबली यूनिक फॉर बीइंग द ओनली पार्क इन द वर्ल्ड to host which 4 big cat species together। जब मैंने CGL का पेपर डिस्कस कराया था तो इस पॉइंट के बारे में बताया था, उसी पॉइंट पे ये आपका सवाल है। तो जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। नामदफा नेशनल पार्क पूरी दुनिया में इकलौता एक ऐसा वर्ल्ड पार्क है जो ये 4 बिग कैट स्पीशीज को एक साथ होल्ड करता है, होस्ट करता है। तो कौन सा आपका ये 4 स्पीशीज है, जल्दी से बताइए। चलिए करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो बिल्कुल बी आंसर करेक्ट है सर हमारा। टाइगर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखो, टाइगर एंड लेपर्ड। तो लेपर्ड में आपका लेपर्ड भी आ जाता है, स्नो लेपर्ड भी आ गया और क्लाउडेड लेपर्ड भी आ गया। ठीक है, तो बी हो गया आपका करेक्ट आंसर। आ जाओ अगले सवाल, कामलांग टाइगर रिजर्व पे। कामलांग टाइगर रिजर्व किस डिस्ट्रिक्ट में है? चांगलांग, लोहित, LDV, तिराप। बताइए सर, 4 ऑप्शन है। कामलांग टाइगर रिजर्व किस डिस्ट्रिक्ट में है? जल्दी से बताइए। बी फॉर बढ़िया। ऑल राइट, ये अच्छा निमोनिक बनाया भाई। हाँ, तो बहुत सवाल मुश्किल नहीं है। ठीक है, सवाल डुएबल है भाई। कामलांग टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब कहाँ है भाई? लोहित में है। ठीक है, लोहित एक बहुत प्यारा डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, नामदफा नेशनल पार्क इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? नामदफा नेशनल पार्क से ही रिलेटेड सवाल बना दिए हैं। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। रिसेंट रामसर साइट लोकेशन आगे बताऊंगा मैं, चिंता मत करो।
वो तो सर बहुत ही बेहतरीन इंपॉर्टेंट सवाल है। चलो, नामदफा नेशनल पार्क कौन सी नदी पे है? नुआ दिहिंग, लोहित, दिबांग, कामेंग, बताइए सर। बताओ बताओ, जल्दी बताओ। कामलांग कौन सी नदी है सर? ये नामदफा कौन सी नदी पे है? तो नामदफा आपका लोकेटेड है नोआ दिहिंग रिवर पे, ठीक है, नोहा दिहिंग रिवर। तो ये नामदफा नेशनल पार्क है और ये कौन सी नदी पे लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड ऑन द नोआ दिहिंग रिवर, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। ये फ्रेश सवाल हैं, अभी तक पूछे नहीं गए हैं। अगर एग्जामिनर ने घुसा थोड़ा सा एग्जाम अंदर इन फैक्ट्स में, तो इसी तरह के सवाल वो बॉम्बार्ड करेगा आपके ऊपर। तो इससे पहले एग्जामिनर आप पे सवाल बॉम्बार्ड करे, हमने ही कर दिया। पहले नहीं कराया, अभी करा रहे हैं। पहले करा देते, हो सकता है एग्जामिनर देख के छोड़ देता कि कोचिंग वाले ये सब भी पढ़ा रहे तो ये तो नहीं पूछेंगे, है ना। अब वो कुछ कर नहीं सकता एग्जामिनर, पेपर ऑलरेडी सेट हो चुका होगा, ठीक है। अब वो बस हाथ में हाथ मसल सकता, उफ ये भी पढ़ा दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 4, पांगसो पास, a historic gateway on the Stilwell Road linking India to Myanmar, lies in which district? पांगसो पास, ठीक है, ऑलरेडी आपसे पूछा हुआ सवाल है, बताइए। हाँ, इस बार एग्जामिनर बॉम्बार्ड ही करेगा, हम करेंगे, ठीक है। बॉम्बार्ड का मतलब ये नहीं कि हड़कम मचा दो सेंटर में जाके, ठीक है। बॉम्बार्ड का मेरा सीधा मतलब है भाई अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करके आना, ठीक है, कोई गलत मतलब मत निकाल लेना। चलो, 500 पास कहां पर है? तो ये सवाल तो देखो होना चाहिए, प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है। तो 500 पास हमारा कहां पर है सर? चांगलांग में है, ठीक है। 500 पास कहां पर है? चांगलांग में है। थोड़ा सा इसके बारे में एक पॉइंट आप समझ लीजिए कि देखो सर, ये अपना इधर ये सब क्या है? अरुणाचल वाला रीजन है, ठीक है। ये अपना अरुणाचल वाला रीजन है। अपना अरुणाचल वाले रीजन में यू विल फाइंड ये वाला जो रीजन है दैट इज 500 पास, ठीक है। ये क्या है सर? आपका 500 पास। तो 500 पास आपको सबसे पहले एक बात इसमें ध्यान रखना, ये इंडो म्यांमार बॉर्डर पे है, ठीक है। किस पे है सर? इंडो म्यांमार बॉर्डर पे है 500 पास। और इसको क्या कहा जाता है सर? गेटवे ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 का एरा का रूट है, तो यहां पर स्टिलवेल रोड भी बनाया गया है। तो गेटवे टू म्यांमार भी है, गेटवे टू इंडिया भी है, क्योंकि ये पास से आप यहां से इंडिया एंटर करोगे, यहां से म्यांमार एंटर करोगे। तो एक बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर ये पास लोकेटेड है, इसलिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर। हाँ, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5, नामदफा वाज फर्स्ट डिक्लेयर्ड अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन 1972 बिफोर बीइंग अपग्रेडेड टू अ टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क। इन विच ईयर डिड दैट अपग्रेड हैपन? ठीक है, तो नामदफा नेशनल पार्क पहले क्या था? एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, बाद में ये नेशनल पार्क बन गया। तो बताओ कब बना सर? ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह के पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम्स में आपके, ठीक है। चलिए जी, चलिए आंसर बताते जाइए। बी बी बी, ओके सर। बहुमत किसके साथ है? 1983 के साथ है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? 1983, 1983। तो नामदफा पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, फिर बाद में ये नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व कब बन रहा है? 1983 पे बन रहा है। होमवर्क में एक क्वेश्चन लिख लो। इंडिया अरुणाचल का एक और नेशनल पार्क है मॉलिंग नेशनल पार्क, उसके बारे में पढ़ो, वो कब नेशनल पार्क नोटिफाई हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों सवाल दोनों इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, दोबारा फिर से आ सकता है कि नामदफा कब नेशनल पार्क बन रहा है, मॉलिंग कब नेशनल पार्क बन रहा है, ठीक है सर। चलिए चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कामलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्टैब्लिश इन 1989। कामलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब बन रही है? 1989 में बन रही है। इट वाज फॉर्मली अपग्रेडेड टू टाइगर रिजर्व स्टेटस इन विच ईयर? बताइए। कामलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1989 में बन रही है और ये टाइगर रिजर्व कब नोटिफाई हो रही है? बताइए सर। कामलांग इज ए टाइगर रिजर्व, जल्दी से बताइए।
बहुत बढ़िया, बहुत सही जा रहे हैं सर, सही जवाब है 2016, करेक्ट आंसर इज 2016। कामलांग was declared a tiger reserve in 2016, becoming one of अरुणाचल प्रदेश 3 टाइगर रिजर्व। बाकी के 2 टाइगर रिजर्व कौन से, नामदफा एंड पाके टाइगर रिजर्व। तो अरुणाचल में इतना तो हमें क्लियर हो गया भाई, 13 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, 2 नेशनल पार्क हैं, 3 टाइगर रिजर्व हैं। कई सारे सवाल हमने इससे रिलेटेड कर लिए हैं, ठीक है। आ जाओ अगले सवाल पे। 4 ऑप्शन दिए, 4 आपको क्या दिया है, मैच द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स विद देयर लिस्ट। देखो ये क्या है, लिस्ट 1 में हेडक्वार्टर्स है, जैसे खोंसा है, तेजू है, आपका रोइंग है और चांगलांग है, ये क्या है, डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर्स हैं। और ये 4 क्या है, आपका डिस्ट्रिक्ट है, चांगलांग है, तिराप है, लोहित है और लोअर दिबांग वैली है। तो आपको बताना है कौन सा डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर कौन सा है, मैचिंग करना है, जल्दी से बताइए। ओह तवांग में नेट खराब है। देखिए एक ऑप्शन होता है, आप थोड़ा सा क्वालिटी डाउन करने की कोशिश करिए, शायद उसमें चल जाए, अगर नेट का प्रॉब्लम आ रहा है तो। बताइए हेडक्वार्टर मैचिंग करनी है तो ऐसे देख लो ना सर, जैसे आपका इतना तो सर दिख ही रहा है, चांगलांग का तो चांगलांग ही होगा, है ना, तो 4 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। तो अगर 4 का ए हो जाएगा तो बी ऑप्शन नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, या तो ए होगा या डी होगा। बाकी इनमें से अगर एक भी आपको पता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो हमें लोहित पता है, लोहित का तेजू है, तो लोहित सी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो सी का 2 कहां पर है, ए वाला, तो ए इज द करेक्ट आंसर। तो हमको सर पता चल गया कि खोंसा का क्या है, सॉरी तिराप का क्या है, तिराप का है खोंसा। हमको यहां से क्या पता चल गया सर, करेक्ट आंसर तो ए है। और यहां से हमको पता चल गया कि खोंसा किसका हेडक्वार्टर है भाई, खोंसा है तिराप का हेडक्वार्टर, ठीक है। तेजू लोहित का अभी हमने लगाया, रोइंग किसका है सर, लोअर दिबांग वैली का है, और चांगलांग तो चांगलांग का है, ठीक है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ऑल राइट सर, चलिए जी आगे। देखो बैचेस वगैरह की डिटेल जाननी है, कुछ भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो कांटेक्ट नंबर आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है, हेडर में। यहाँ से आप कॉल वगैरह या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हो अपकमिंग बैचेस के बारे में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अरुणाचल प्रदेश शेयर्स इंटरनेशनल बॉर्डर्स विद हाउ मेनी कंट्रीज, ठीक है। ये सवाल हल्के में मत लेना, आपको लग रहा होगा आसान है, बट इसी से घुमा फिरा के सवाल रिपीट करता रहता है। जैसे सीजीएल में पहले क्या पूछ चुका है कि भाई अरुणाचल के वेस्ट में कौन सा कंट्री है, ठीक है। तो इस तरह के सवाल घूम फिर के पूछता रहता है। अरे भाई मैं ऑप्शन कवर कर लेता हूँ गया। डेट कामलांग का 2016, ये हम वेरीफाई किया है आपका वेबसाइट से, उनकी है ना, तो थोड़ा बहुत डिबेटेबल हो जाता है, ठीक है। चलो हाँ, तो अरुणाचल प्रदेश शेयर्स इंटरनेशनल बाउंड्री विद हाउ मेनी कंट्रीज। हाँ अब नहीं आऊंगा बीच ऑप्शन में, ठीक है, अब टेंशन मत लो। इसका बाद देख लो सर एक बार मैप ना अपना, ये अरुणाचल प्रदेश है, तो अरुणाचल प्रदेश 3 कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है। नॉर्थ में चाइना है, वेस्ट में भूटान है, ईस्ट में कौन है, म्यांमार है, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश 3 कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और अगर मैं स्टेट्स की बात करूं, ठीक है, आंसर तो 3 होगा। अगर मैं स्टेट्स की बात करूं तो कौन कौन से स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है, एक साइड है आपका असम, ठीक है, दूसरी साइड है नागालैंड। तो अरुणाचल प्रदेश कितने स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है, 2 स्टेट से। कौन कौन से सर, आपका असम और दूसरा नागालैंड, ठीक है। तो इतनी जानकारी काफी है। चलिए जी आगे बात करते हैं, ठीक है। हाँ तो देखो मैंने मैप से ही बता दिया है इस बार, इस बार क्या, हर बार मैं मैप से ही बताता हूँ, ये चीज मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में एक पॉइंट में आपको समझाना था। सवाल है, विच अरुणाचल प्रदेश विलेज नियर द इंडिया चाइना म्यांमार ट्राई जंक्शन एरिया हैज बीन पॉपुलरली promoted as the first place in India to witness the sunrise। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना इनमें से कौन सा पहली सनराइज विटनेस करता है। डोंग विलेज, विजयनगर, वालोंग, केबितू, ठीक है। कुछ साल पहले अराउंड आपका मान के चलो ये
2024 में एपीएसएसबी में पूछा गया था ये क्वेश्चन, है ना। हाँ, तो सबसे पहले सनराइज कौन देखता है? करेक्ट आंसर क्या होगा सर इसमें? कौन सा विलेज है जो सबसे पहले सनराइज जिसको मिलता है? हाँ, बिल्कुल सही जवाब। हाँ, तो देखो किबुतु भी कुछ लोग बोल रहे हैं और उनका पॉइंट मैं समझ रहा हूं, क्योंकि ईस्टर्न मोस्ट हमने किबुतु पढ़ा है। तो देखो दो चीजें हैं, अगर वो आपसे पूछे सनराइज सबसे पहले किसको मिल रहा है तो डोंग विलेज लगाएंगे, करेक्ट आंसर इज डोंग विलेज। लेकिन हाँ, हमने जो पढ़ा है अगर वो आपसे पूछे ईस्टर्न मोस्ट विलेज कौन सा है तो ईस्टर्न मोस्ट सर आपका किबितु है, ठीक है। तो ज्योग्राफिकली सबसे ईस्ट में किबितु आता है, लेकिन डोंग विलेज का ज्योग्राफी इस तरह का है कि वो थोड़ा सा आगे की तरफ इंक्लाइंड है, जिसकी वजह से सनराइज पहले डोंग को मिल जाता है। ऑल्दो ईस्टर्न मोस्ट विलेज आपका किबितु ही है, बट सनराइज सबसे पहले किसको मिलता है? डोंग को मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए इन दोनों चीजों में कंफ्यूजन रहती है। तो अगर सवाल है ईस्टर्न मोस्ट के बारे में तो किबितु लगाएंगे, और अगर सवाल है सनराइज सबसे पहले किसको मिल रहा है तो डोंग विलेज लगाएंगे। बात समझ में आ रही है सर? ऑल राइट, ठीक है। तो ये दोनों ही पॉइंट आपका सही है, बट क्वेश्चन डिफर होने से आंसर डिफर हो जाता है यहाँ पर डोंग और आपका क्या कहते हैं किबितु के रिगार्डिंग। और इनमें बहुत ज्यादा एक्चुअली डिफरेंस भी नहीं है, इसीलिए ये डिबेटेबल भी हो जाते हैं कई बार टॉपिक्स, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाओ। हाँ भाई, ग्लो लेक, रामसर साइट, बार बार इसी की चिंता थी, बताओ ग्लो लेक। अब देखो मैंने ये सवाल ये सोच के बनाया कि भाई हो, अब ग्लो लेक मान लो भी रामसर साइट बन गया है, सबको पता है। अब एग्जामिनर भी यही सोचेगा ये तो सबको ही पता है, इसमें क्या नया है। तो थोड़ा सा घुमा के सवाल करते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा घुमा के सवाल बनाया है। ग्लो लेक, अ सीनिक हाई अल्टीट्यूड लेक सराउंडेड बाय पाइन एंड कॉनिफर फॉरेस्ट इज लोकेटेड इन विद इन विच प्रोटेक्टेड एरिया। बताना है सर ग्लो लेक कौन से प्रोटेक्टेड एरिया में है? नामदफा, कामलांग, माउलिंग, दिबांग, बताइए सर क्या होगा करेक्ट आंसर? नामदफा, कामलांग, माउलिंग, दिबांग, बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? हाँ, मैं हट जाता हूँ फिर कहोगे ऑप्शन नहीं देखने दे रहा हूँ, ठीक है। देख लो भाई, अच्छे से देख लो। ग्लो लेक is surrounded by pine and conifer forest is located within which protected area? नामदफा, कामलांग, माउलिंग, दिबांग। हाँ, तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं, करेक्ट आंसर इज आपका कामलांग टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो ये कहां पर है? कामलांग टाइगर रिजर्व में। और अभी हमने देखा ग्लो लेक बन गया है अरुणाचल की पहली रामसर साइट, और इंडिया में टोटल कितनी रामसर साइट्स हो गई हैं? 101 रामसर साइट्स हो गई हैं, ठीक है। तो और ये अरुणाचल की पहली रामसर साइट बना है आपका ग्लो लेक, ठीक है। और ये ग्लो लेक कहाँ पर है? आपका कामलांग टाइगर रिजर्व में, ठीक है। चलिए, तो हाँ बिल्कुल कामलांग टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? लोहित डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। तो ये हो गया सर अरुणाचल की आपका क्या कहते हैं वाइल्ड लाइफ के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। बताओ 10 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, 10 में से कितने कितने आप लोगों के सही हो पा रहे हैं? आज के सवाल तो सर टिपिकल थे नहीं, थोड़ा थोड़ा जो पहले पढ़ चुके हैं उससे ही मिला जुला के पूछा है, ठीक है। बताओ 10 में से कितने कितने बना पाए हो आप लोग, एक बार कमेंट करके बताओ जरा। बाकी आ जाओ 11वें नंबर क्वेश्चन पे। तो नेशनल इमरजेंसी के लिए कौन सा आर्टिकल है? नेशनल इमरजेंसी ऑलरेडी आपसे प्रीवियस ईयर में कई बार पूछी गई है, तो दोबारा पूछने में उनको बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होगा, ठीक है। तो इसको बिल्कुल मत भूलना। हाँ, तो 392, ओके, बहुत बढ़िया, 9 10, बहुत अच्छे, अच्छा परफॉर्मेंस है ना। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 11 सवाल क्या है? Which article of the Constitution empowers the President to declare a national emergency on grounds of war, external aggression और armed rebellion? ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज आपका आर्टिकल 352, ठीक है। तो आर्म्ड रिबेलियन के बेसिस पे ये आपका, इन बेसिस पे जो नेशनल इमरजेंसी लिखती है, करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 352। इसमें एक बात ध्यान रखेंगे कि सर जो आर्म्ड रिबेलियन है, आर्म्ड रिबेलियन से पहले क्या वर्ड यूज होता था? इंटरनल डिस्टर्बेंस, ठीक है।
आर्म रिबेलियन से पहले क्या वर्ड यूज होता था, इंटरनल डिस्टर्बेंस, इसी को रिप्लेस करके आर्म रिबेलियन आया है। और ये कौन से अमेंडमेंट से चेंज हुआ था, इट वाज चेंज बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, ठीक है। तो 1978 का 4th अमेंडमेंट से, ये 44th अमेंडमेंट से चेंज आपका हुआ था, ठीक है। तो ध्यान रखना इसका, ये करेक्ट आंसर है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच आर्टिकल empowers the president to impose president's rule in a state on grounds of constitutional machinery failure? बताइए, which article empowers the president to impose president's rule in a state on grounds of constitutional machinery failure? बताइए क्वेश्चन नंबर 12, ये वही इमरजेंसी से रिलेटेड है, ठीक है। प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में हम इमरजेंसी पावर्स के बारे में पढ़ते हैं सर, ठीक है। तो बहुत ही आसान सवाल है। तो फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी पे प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा सकता है, एंड प्रेसिडेंट रूल के लिए सर कौन सा आर्टिकल है, इट इज आर्टिकल 356। तो जब प्रेसिडेंट रूल लगता है तो प्रेसिडेंट के बिहाफ पर स्टेट में कौन काम करता है, प्रेसिडेंट के बिहाफ पे स्टेट में गवर्नर काम करता है, ठीक है। प्रेसिडेंट के बिहाफ पे स्टेट में कौन काम करता है, गवर्नर काम करता है, ठीक है। चलिए सर, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ अ फाइनेंशियल इमरजेंसी? तो हमने देखो सर, नेशनल इमरजेंसी का देखा 352, प्रेसिडेंट्स रूल का देखा 356, ठीक है। उसी को स्टेट इमरजेंसी भी कह देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी। बताइए जरा, फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए कौन सा आर्टिकल है? हाँ जी सर, 352, 356, 360 या 370? फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए जल्दी बताओ, जल्दी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाथ रुकने नहीं चाहिए, आंसर बताते चलते जाइए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 360। देखो सर, आप लोगों का अप्रोच सिंपल ऐसा ही होना चाहिए। मैं आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करा रहा हूँ, है ना। तो इसमें आपसे कुछ सवाल बनेंगे, कुछ सवाल नहीं बनेंगे। तो यू मस्ट नोट डाउन आपसे कौन से सवाल नहीं बन रहे हैं, ताकि आपको आइडिया लगे कि हाँ आपका कौन सा पोर्शन अभी रह गया है। तो उस पोर्शन को थॉरोली अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, ताकि आपके जो जो डिफेक्टिव पॉइंट्स रह गए हैं, जहां पर अभी काम नहीं हुआ है, जहां पर आप सवाल नहीं कर पा रहे हैं, या जहां आपने गलतियां कर दी हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो जहां जहां पे आप गलतियां कर रहे हैं, उस पॉइंट्स को एक बार फिर से अच्छे से थॉरोली रिवाइज कर लीजिए, ताकि आप जब एग्जाम में बैठेंगे, बेहतरीन कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन आपकी होती जाए। कीबोर्ड खराब हो गया, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द एंटी डिफेक्शन लॉ disqualifying legislators who defect from their party is contained in which schedule of the constitution? एंटी डिफेक्शन लॉ किस शेड्यूल में है? देखो शेड्यूल एक एक रट मारो, कुछ भी करो, शेड्यूल एक भी नहीं भूलना है। 12 के 12 शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल फ्रिक्वेंटली रिपीट होते रहते हैं। बताइए, ऑलराइट, बहुत बढ़िया। The anti-defection law disqualifying legislators who defect from the party is contained in which schedule of the constitution? 8 schedule, 9 schedule, 10 schedule या फिर आपका 11 schedule? बताइए सर, 4 ऑप्शन दिए हैं, करेक्ट आंसर क्या होगा? The anti-defection law disqualifying legislators who defect from the party is contained in which schedule of the constitution? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर इज 10th शेड्यूल, ठीक है। करेक्ट आंसर इज 10th शेड्यूल। तो अपना वो वाला निमोनिक बिल्कुल नहीं भूलेंगे, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, इसको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। 12 के 12 शेड्यूल इससे आपको याद रहेंगे। टी फॉर टेरिटरीज, ई फॉर इमाल्यूमेंट्स, ए फॉर अफर्मेशन, आर फॉर राज्यसभा, S for scheduled areas, O for other tribal areas, F for federalist, O for official languages, L for land reforms, D for defection. तो डिफेक्शन किस में आ गया? 10th में आ गया। P for पंचायत, M for म्यूनिसिपैलिटीज। तो 12 के 12 शेड्यूल इससे आपको याद हो सकते हैं, इसको बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस पे सवाल फ्रिक्वेंटली मान के चलो, हर साल एक न एक APSSB एग्जाम में शेड्यूल्स पे क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो शेड्यूल्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है सर। हाँ, आया राम गया राम की राजनीति ही है सर आपका क्या कहते हैं, शेड्यूल्स, ठीक है।
ऑल राइट, चलिए जी, चलिए, ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, अ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजंस इज मेंशन्ड एज अ डीपीएसपी अंडर विच आर्टिकल। ये भी आपका एक बार प्रीवियस ईयर में आ चुका है। यूनिफॉर्म सिविल कोड में हर बार जब भी पढ़ाता था पहले बोलता था पोटेंशियल क्वेश्चन है, कभी भी आ सकता है, और आज से 3-5 साल पहले ये आ भी चुका है आपके एग्जाम में, ठीक है। आई थिंक 24 या 23 में ही आया हुआ है यूनिफॉर्म सिविल कोड पे ना। तो जल्दी से बताइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड इज मेंशन्ड एज डीपीएसपी अंडर विच आर्टिकल? 39, 44। बहुत आसान सवाल है सर, करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 44। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑलरेडी न्यूज में रहता है, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड बेसिकली क्या है? तो कोड हम किसको कहते हैं? कोड कहते हैं कई सारे लॉज का जो एक कलेक्शन होता है उसको हम कोड कहते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे देश में दो तरह के लॉज होते हैं, क्रिमिनल लॉज होते हैं और आपका सिविल लॉज होते हैं। तो जितने भी क्रिमिनल लॉज हैं अगर आप उन्हें कंबाइन कर दो दैट बिकम्स अ क्रिमिनल कोड, और जितने भी सिविल लॉज हैं उनको कंबाइन कर दो दैट विल बिकम सिविल कोड, ठीक है। तो क्रिमिनल कोड तो हमारे देश में ऑलरेडी यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म होने का मतलब इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, इररेस्पेक्टिव ऑफ सोसाइटी, हर एक बंदे के लिए, हर एक पर्सन के लिए क्रिमिनल लॉज क्या है? सेम है। सो दैट इज वाई वी से क्रिमिनल कोड इज यूनिफॉर्म। सिविल लॉज हमारे देश में यूनिफॉर्म नहीं है। सिविल लॉज में एक सेक्शन होता है पर्सनल लॉज का। तो पर्सनल लॉज क्या है? हमारे यहाँ रिलीजन टू रिलीजन वेरी करता है, ठीक है। पर्सनल लॉज में जैसे मैरिज हो गया, डिवोर्स हो गया, प्रॉपर्टी सक्सेशन हो गया, चाइल्ड अडॉप्शन हो गया, तो ये सारे किस में आते हैं? पर्सनल लॉज। और पर्सनल लॉज किसका पार्ट है? सिविल लॉज का पार्ट है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा सिविल कोड यूनिफॉर्म नहीं है। और आर्टिकल 44 स्टेट को यही डायरेक्टिव देता है कि आप ट्राई करिए देश में सिविल कोड यूनिफॉर्म करने का, ठीक है। चलिए, हाँ, अरे बंदा बोला था, ठीक है, कुछ भी सुन लेते हो। बंदा बोला था, बंदा, ठीक है, ऑल राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। द राइट टू एजुकेशन वाज इंसर्टेड एज अ फंडामेंटल राइट अंडर विच आर्टिकल? बताइए, राइट टू एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये सवाल आपसे प्रीवियस ईयर में रिपीट हुआ है। तो राइट टू एजुकेशन कौन से आर्टिकल में है? जल्दी बताइए। हाँ जी, उत्तराखंड में आ गया है, गोवा में था, उत्तराखंड में आ गया, अभी आसाम में भी आ रहा है। तो धीरे धीरे करके स्टेट्स में यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो राइट टू एजुकेशन पे आ जाइए। राइट टू एजुकेशन वाज इंसर्टेड एज अ फंडामेंटल राइट अंडर व्हिच आर्टिकल? बताइए जरा। हाँ, अभी तो ऑप्शन दिख रहे हैं, यस और नो, अभी तो नहीं छुप रहे ना ऑप्शन। हाँ, बहुत आसान सवाल है सर, मैं बोल के रखता हूँ, ये तो सरकारी सवालों में से एक सवाल है, तो इसको तो याद रखना ही है। आर्टिकल 21A, ठीक है। अच्छा, आर्टिकल 21A शुरू से कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, कौन से अमेंडमेंट से ऐड हुआ था? 86 अमेंडमेंट 2002। तो राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड 2-4 चीजें याद रख लेना, बार बार पूछा जाता है। तो एक पॉइंट तो याद रख लेना, आर्टिकल 21A किससे रिलेटेड है? राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। उल्टा करके भी पूछ सकता है, मतलब कैसे भी पूछ सकता है। तो आर्टिकल 21A पूछ लेगा कौन सा राइट है, या पूछ लेगा राइट टू एजुकेशन का कौन सा आर्टिकल है। दूसरा इसमें पॉइंट याद रखना है, ये कौन सी अमेंडमेंट से आया है? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 से आया है। 21A बोलता क्या है? तो ये फ्री और एजुकेशन की बात करता है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात करता है बच्चों, फॉर चिल्ड्रन। कौन सा एज ग्रुप के लिए? 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज के लिए जो बच्चे हैं उनके लिए फ्री एजुकेशन की बात करता है। और इसको इंप्लीमेंट करने के लिए, आर्टिकल 21A को इंप्लीमेंट करने के लिए एक लॉ बनाया गया है जिसको कहते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ 2009। तो ये सारे पॉइंट्स राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड हैं। तो ये घुमा फिरा के इधर उधर से पूछता रहता है, जिसमें ऑलरेडी आपसे इस पॉइंट पे सवाल बन गया है, इस पॉइंट पे सवाल बन गया है। मैंने 4 पॉइंट मेंशन किए हैं, उसमें से 2 पॉइंट पे ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब ये दोनों पॉइंट्स बचते हैं, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स पे भी कभी भी सवाल बन सकता है, क्योंकि राइट टू एजुकेशन उसका फेवरेट टॉपिक है।
ठीक है, तो इसमें 4 बातें ध्यान रखना, इसके अलावा कुछ भी नीड नहीं है, इतना कर लोगे तो राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A आपका डन हो गया। ठीक है, चलिए सर, तो ध्यान रखिएगा राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में पास हुआ था, फ्री एजुकेशन ऑफ 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज की आर्टिकल बात करता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, हु सर्व्ड एज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा? बताइए सर, तो 1952 में हमारी फर्स्ट लोकसभा बनी थी, 1952 में वी हैड द फर्स्ट लोकसभा, तो उस लोकसभा में स्पीकर कौन थे? जीवी मावलंकर, ठीक है, अयंगर जी थे, हुकम सिंह थे, यस NS रेड्डी थे। बताइए सर क्या होगा करेक्ट आंसर? कट ऑफ 200 पार तो नहीं जाएगा है ना? अरे भाई कट ऑफ छोड़ दो, अपनी चिंता करो बस, मैं बार बार कह रहा हूं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पहला रूल है कंपटीशन सिर्फ आपका खुद से होना चाहिए, सराउंडिंग से नहीं। ये मत देखो कौन कैसे क्या आंसर दे रहा है, ठीक है। यू नेवर नो द कंडीशन ऑफ एनी अदर पर्सन बेटर देन योरसेल्फ। आप सिर्फ अपने आप को जानते हो, किसी और को नहीं जानते हो, तो कंपटीशन भी सिर्फ अपने आप से करो। कंपटीशन उनके साथ होता है जिनको जानते हो, ठीक है। 600 प्लस लोग लाइव हैं, आप सबको नहीं जानते हैं, तो बेकार में सोचना व्यर्थ है कि उसका ये चल रहा है, वो उसका ये चल रहा है ना, अपना सोचो बस। चलो, हु सर्व्ड एज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा? जीवी मावलंकर, अयंगर, हुकम सिंह, NS रेड्डी। चलिए जी, करेक्ट आंसर इज जीवी मावलंकर, ठीक है, करेक्ट आंसर इज जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर जी का नाम याद रखिएगा, ही वाज द फर्स्ट लोकसभा स्पीकर, ठीक है। तो आपका जो 1952 में पहली लोकसभा बनी थी उसके वो पहले स्पीकर थे, ठीक है, तो इसमें ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस तरह से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, जैसे ऑलरेडी आपसे फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर का नाम पूछ चुका है, दैट वाज सुकुमार सेन, है ना। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आते रहते हैं। बढ़ते हैं सर अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18, द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। बताइए, क्वेश्चन 18 है, द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू empowering courts to examine the constitutionality of laws was primarily borrowed from which country's constitution? क्या होगा सर इसका करेक्ट आंसर? बहुत बढ़िया। देखो, जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट हमने कहां से लिया है? जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट हमने यूएसए से लिया है, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट यूएसए से लिया है। देखो, थोड़ा सा एक डिफरेंस होता है यूएसए में और यूके में। मेजॉरिटी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, पूरा जो जुडिशरी का स्ट्रक्चर है, वो हमने यूएसए से लिया है, ठीक है। मेजॉरिटी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपका बोरोड कहां से है? यूके के पार्ट से बोरोड है ना। मेजॉरिटी हमारा पैटर्न देखो लिया ही हमने कहां से? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किसने बनाया था? ब्रिटिशर्स ने बनाया था। तो मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट अगर देखोगे हमारा यूके से बिलोंग करता है, लेकिन कुछ चीजें हमने यूएसए से ली हैं, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है स्ट्रॉन्ग जुडिशरी। यूके में अगर हम जाके देखते हैं तो यूके में क्या है, उनकी जो पार्लियामेंट है वो सॉवरेन है, यानी पार्लियामेंट ने एक बार लॉ बना दिया वो चैलेंज नहीं हो सकता, पार्लियामेंट उनकी सॉवरेन है। बट हमारे यहाँ पार्लियामेंट का ऐसा नहीं है कि वो सॉवरेन है, वो जो चाहे कानून बना दे। ब्रिटेन वाले इसलिए सॉवरेन पार्लियामेंट बना पा रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है। उनके यहाँ लॉज बनते हैं, उसी के हिसाब से उनका देश चलता है। लेकिन हमारे देश में क्या है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लाइक अमेरिका। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होने की वजह से आप नोटिस करेंगे कि हमारे यहाँ क्या होता है, पार्लियामेंट कोई भी कानून बना दे उसके ऊपर एक संविधान है, और संविधान को कौन इंटरप्रेट करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। तो जुडिशरी के पास पावर है कि पार्लियामेंट कोई भी कानून अगर बनाता है तो वो उसको रिव्यू कर सकती है, क्योंकि जुडिशरी ये चेक करती है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं। तो यूके में क्या है, जो पार्लियामेंट ने बना दिया वही सुप्रीम है।
हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ आप ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकते जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो। इसीलिए जुडिशरी क्या रखती है, अपने पास रिव्यू रखती है। दैट इज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, कि सर पार्लियामेंट कोई भी कानून बनाएगी तो जुडिशरी के पास अथॉरिटी है, वो चेक कर सकती है कि ये एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है। ठीक है सर, तो इसको ध्यान रखिएगा। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। देखो पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना, तो पढ़ाई लिखाई ज्यादा जरूरी चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ सर। चिलिका लेक एशियाज लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून, ब्रैकिश कह लो या सलाइन वाटर कह देते हैं, लगून, इज लोकेटेड इन विच स्टेट। बताइए चिलिका लेक कहां पर है? हम्म, बताओ। उड़ीसा, बहुत बढ़िया। हाँ, तो मेजोरिटी इज विद उड़ीसा। तो चिली का लेक याद रखेंगे, सिर्फ इंडिया का नहीं, पूरे एशिया का सबसे ज्यादा सलाइन वाला लार्जेस्ट लेक है। तो अगर आपसे पूछे विच इज द लार्जेस्ट सलाइन लेक इन इंडिया, इट इज उड़ीसा। ठीक है, तो उड़ीसा में यहाँ पर आपका ये, यहाँ उड़ीसा में यहाँ पर आपका चिलिका लेक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। ये चिलिका लेक क्या है? इट इज द लार्जेस्ट सलाइन लेक इन इंडिया। ठीक है, तो ये पॉइंट। स्टैचू बन गया? नहीं है हम भाई, स्टैचू तो नहीं बना है। ठीक है, चिली लेक नहीं है, चिली का लेक है। ठीक है, चिली लेक नहीं है, चिली का लेक, इट इज द लार्जेस्ट लाइन लेक। अच्छा, अगर आपसे लार्जेस्ट लेक पूछ ले, ठीक है, लार्जेस्ट लेक पूछ ले, दो तरह के लेक होते हैं। देखो लेक्स जनरली आप देखोगे दो तरह के होंगे, एक तो सलाइन होता है, एक आपका फ्रेश वाटर लेक होता है। ठीक है, एक होता है सलाइन लेक और एक होता है आपका फ्रेश वाटर लेक। तो अगर आपसे पूछे सलाइन में सबसे ज्यादा कौन है, ठीक है, तो दैट इज चिलिका। बट ओवरऑल अगर आपसे पूछे लार्जेस्ट लेक कौन सा है, तो लार्जेस्ट लेक में एक आप याद रखिएगा, केरला में वेम्बनाड लेक है। ठीक है, वेम्बनाड लेक, ये थोड़ा सा डिबेटेबल भी है। देखो थोड़ा सा डिबेटेबल भी है, क्योंकि कुछ वेबसाइट पे आपको चिलिका लेक ओवरऑल लार्जेस्ट मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर मैंने जो ऑफिशियल डेटा इनके कंपेयर किए, कि वेम्बनाड लेक का जो लैंड तो विड्थ दिया था उससे एरिया कैलकुलेट किया, और जो चिलिका लेक का ऑफिशियल डेटा मुझे मिला था, दोनों को मैंने कंपेयर किया, तो आई फाउंड एरिया ऑफ वेम्बनाड लेक मोर देन द चिलिका लेक। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, लार्जेस्ट लेक ओवरऑल पूछे तो कौन सा हो जाएगा? वेम्बनाड, दैट इज इन केरला। ठीक है, ये लार्जेस्ट भी है, और अगर कोई पूछ ले लॉन्गेस्ट तो भी है। ठीक है, लार्जेस्ट भी है और आपका लॉन्गेस्ट भी है, वेम्बनाड लेक इन केरला। ठीक है, और सलाइन में पूछे तो इट इज चिलिका लेक। ठीक है, चलिए, तो दो तरह के लेक्स होते हैं सर, आपका चिलिका एंड आपका वेम्बनाड। चलिए, हाँ, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। वुलार लेक, इंडियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, इज लोकेटेड इन विच यूटी। ठीक है, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, पंजाब। वुलार लेक कहां पर लोकेटेड है? वुलार लेक कहां पर लोकेटेड है? हाँ जी, वुलार लेक का जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा।
हाँ हाँ हाँ, देखो जो वेम्बेनाड है, वेम्बेनाड फुली फ्रेश वाटर नहीं है, फ्रेश वाटर एंड सलाइन दोनों में आता है, ठीक है। अगर फुली फ्रेश वाटर में आपसे पूछेगा लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लिख दे तो वुलार लेक है, ठीक है। जो आपको लग रहा होगा अभी तो वेम्बेनाड बताया, तो वेम्बेनाड क्या है, फ्रेश वाटर एंड सलाइन दोनों ही है उसमें, ठीक है। तो अगर आपसे वुलार लेक पूछे तो वुलार लेक कहाँ पर है, यहाँ पर आप देख लो, इट इज इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। वुलार लेक कहाँ पर है आपका, ये जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 21। हाँ, क्वेश्चन नंबर 21, वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक, हाँ कैस्पियन सी होगा, गंगा लेक, हाँ गंगा लेक भी ले सकते हो, ठीक है। दक्कन प्लेटू इज बॉर्डर्ड ऑन इज वेस्टर्न एज बाय विच माउंटेन रेंज, दक्कन प्लेटू इज बॉर्डर्ड ऑन इज वेस्टर्न एज बाय विच माउंटेन रेंज, बताओ क्वेश्चन नंबर 21, दक्कन प्लेटू इज बॉर्डर्ड ऑन इज वेस्टर्न एज बाय विच माउंटेन रेंज, ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स, विंध्या रेंज, सतपुरा रेंज। गंगा लेक को तो आप फ्रेश वाटर कैटेगरी में ही मानो, ठीक है। ये जो सॉल्ट वाटर लेक होता है ना, ये बेसिकली जो आपका कोस्टल रीजन के पास होते हैं, तो वो ओशन का पानी आने की वजह से वो सलाइन हो जाते हैं ना, अदरवाइज तो लेक्स को तो फ्रेश ही होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो दक्कन प्लेट्यू इज बॉर्डर ऑन इज वेस्टर्न एज बाय विच माउंटेन रेंज, हाँ ये तो सर बहुत ही आसान सवाल है, करेक्ट आंसर इज वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। तो आप यहाँ मैप में भी देख सकते हो, यू कैन फाइंड दिस इज द दक्कन प्लेट्यू रीजन, तो दक्कन प्लेट्यू के साइड में आपको क्या है, वेस्टर्न घाट्स है, ठीक है। तो अगर इंडिया में आपसे पूछे लार्जेस्ट प्लेट्यू, ठीक है, अगर आपसे पूछे इंडिया में लार्जेस्ट प्लेट्यू, इंडिया में अगर पूछ रहा है प्लेट्यू लार्जेस्ट, तो कौन होगा, दक्कन प्लेट्यू हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले वर्ल्ड में कौन हो जाएगा, तिब्बत प्लेट्यू, तो ये लार्जेस्ट भी है और साथ ही साथ आपका हाईएस्ट अल्टीट्यूड वाला प्लेट्यू भी है, ठीक है। तो वर्ल्ड में आपका तिब्बत हो जाता है, इंडिया में अगर आपसे पूछ ले लार्जेस्ट प्लेट्यू तो हम किसकी तरफ चले जाएंगे, आपका दक्कन प्लेट्यू की तरफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 22, विच इंडियन हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, ये तो सर सरकारी सवाल है, ठीक है, ये तो बहुत रिपीट होता है। विच इंडियन प्लेट्यू हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, बताइए जरा, विच इंडियन प्लेट्यू हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। हाँ जी, मैं हट जाता हूँ फिर कहोगे ऑप्शन नहीं देख रहे। विच इंडियन स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। हाँ, तो ये तो सरकारी सवाल है, बहुत आसान है, करेक्ट आंसर क्या है, गुजरात। तो आप देख सकते हो गुजरात का सबसे बड़ा कोस्ट लाइन है। अच्छा, ओवरऑल कोस्ट लाइन में अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो कोस्ट लाइन में सर हमने अलग अलग नाम दे रखे हैं, जैसे यू विल फाइंड उड़ीसा वाले रीजन में आपको क्या मिलेगा, उत्कल प्लेन मिलेगा, ठीक है। तो यू विल फाइंड, अगर नेमिंग करने पे आ जाए तो इधर आपका उड़ीसा है, तो उड़ीसा वाले रीजन में आपको क्या मिलेगा, उत्कल प्लेन मिलेगा, ठीक है। तो ये उत्कल प्लेन किधर है, उड़ीसा वाले रीजन में। आंध्र प्रदेश में आपको क्या मिलेगा, नदन सरकार मिलेगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश वाले रीजन में क्या मिलेगा, नदन सरकार। तो ये अलग अलग कोस्टल प्लेन के अलग अलग नाम हैं। इधर आ जाओ तमिलनाडु साइड में, तमिलनाडु साइड में यू विल फाइंड कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट, लेकिन आंध्र प्रदेश तक एक्सटेंडेड है, तो तमिलनाडु साइड में आपको क्या मिल जाएगा, कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। फिर इधर साइड आ जाओ, गुजरात में कच्छ है, काठियावाड़ है, ठीक है, गुजरात में कच्छ मिलेगा, काठियावाड़ मिलेगा, ये दोनों कोस्टल प्लेन्स कहाँ पर हैं, गुजरात में है। और अगर मैं लिखाऊं आपको तो इधर आ जाओ कर्नाटका साइड में, ठीक है, कर्नाटका साइड में आपको क्या मिलेगा, कोंकण मिलेगा, ठीक है। कर्नाटका और महाराष्ट्र साइड में क्या मिलेगा, कोंकण कोस्ट मिलेगा। और इधर देख लो, बहुत फेमस है आपका क्या कहते हैं, केरला में, तो केरला में आपको क्या मिलेगा, मालाबार कोस्ट मिलेगा, ठीक है, केरला में क्या मिलेगा, मालाबार कोस्ट मिलेगा। तो
तो अलग अलग रीजन्स में कोस्ट के नाम भी अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो इन जनरली किस रीजन में क्या कौन सी कोस्ट होती है वो एक बार मैंने आपका लिख दिया है, इसको आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो ताकि आपको आइडिया रहे कि कहाँ से बिलोंग हो रहा है। इसीलिए आप देखोगे मालाबार रेस्टोरेंट जो होता है वो कहाँ के हैं, वो लोग केरला के हैं, ठीक है। हाँ, तो मालाबार रेस्टोरेंट से समझ सकते हो, ठीक है। चलिए जी, टोटल कोस्टल एरिया इस टाइम समथिंग अराउंड 11,000 किलोमीटर है। अभी इसी साल अप्रैल में अपडेट हुआ था, इसी साल आई थिंक अपडेट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, द सुंदरबंस होम टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट लाइज एट द डेल्टा फॉर्म्ड बाय विच टू रिवर्स। सुंदरबंस कौन सी दो नदियों के मिलने से बनता है, विच टू रिवर्स फॉर्म द सुंदरबंस डेल्टा, बताइए। मालाबार से भूख लग गया, बहुत है सही। एग्जाम में क्या करोगे आप लोग 2 घंटे कैसे बैठोगे वहां, तो एग्जामिनर तो आपके सामने समोसा खा रहा होगा, हम लोग तो चलो आपके सामने ना समोसा खा रहा है ना चाय पी रहा है, थोड़ा बहुत फैकल्टी लोग बस पानी खा लेता है ना। अभी कभी कभी तो क्लास के बाद मिठाई खा लेता है, वहां तो बढ़िया रिफ्रेशमेंट आता है टीचर के लिए। तो आप एग्जाम में ध्यान लगेगा कि इनमें ध्यान लगेगा। गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा, बताओ सर। हाँ, तो करेक्ट आंसर इज गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। तो सुंदरबन डेल्टा के बारे में एक तो बात ये जान लेना, करेक्ट आंसर तो देखो गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा है। तो सुंदरबन डेल्टा के बारे में ये जान लेना, इट इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये लिख लेना, इट इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ये डेल्टा है। और होना भी चाहिए सर, दुनिया की इतनी महान नदियों के मिलने से ये डेल्टा अगर बन रहा है। डेल्टा बेसिकली होता क्या है, ये मैस वाला डेल्टा नहीं है। डेल्टा बेसिकली क्या होता है, पहले तो डेल्टा ही समझ लो। मान लीजिए कोई भी नदी जब ओशन में मिलती है तो अपने साथ ये बहुत कुछ नदियां होती हैं जो बहुत सारा सेडिमेंट्स अपने साथ, मिट्टी साथ में लेके आ रही हैं। तो जब वो नदियां ओशन में जाती हैं तो ओशन में जाने से पहले जैसे वो ये कोस्टल एरिया में एंटर करेंगे तो यहाँ पर अपना बहुत जो भी मिट्टी होगी, सेडिमेंट्स होंगे, वो डिपॉजिट्स कर देती हैं, ठीक है। तो जब भी नदी कोस्टल प्लेन में सी में जाती है तो सी में जाने से पहले वो जितना भी उसका डिपॉजिट्स है, सेडिमेंट साथ में लेके चल रही है, वो उस कोस्टल एरिया में डिपॉजिट कर देती है। तो ये मिट्टी का जो आप इमेजिन करो दलदल वाला एरिया होता है, स्वाम्पी एरिया होता है, मार्शी एरिया होता है, ठीक है। तो इस तरह के ही एरिया को फिर हम क्या कह देते हैं, डेल्टा, ठीक है। तो डेल्टा किन से बनता है, उस टाइप की नदियों से बनता है जो अपने साथ सेडिमेंट लेके चलती हैं। जैसे हिमालयन जितनी भी रिवर्स हैं वो डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। आपका जैसे आपको देखने को मिलेगा गंगा है, ब्रह्मपुत्रा है, ठीक है। तो और गंगा और ब्रह्मपुत्रा की क्या कहानी है कि देखो सर, गंगा जो है, गंगा जब बांग्लादेश पहुंचती है तो इसका नाम हो जाता है पद्मा, ठीक है, ये बन गई पद्मा। इसी तरह से ब्रह्मपुत्रा जब बांग्लादेश पहुंचती है तो इसका नाम हो जाता है जमुना। तो जब ये बांग्लादेश पहुंचती है गंगा और ब्रह्मपुत्रा तो इनके नाम बदल जाते हैं, क्या हो जाते हैं, पद्मा एंड जमुना। और जब ये दोनों मिलती हैं तो नाम बन जाता है मेघना, ठीक है। तो ये दोनों मिल के ये आपका ये कोलकाता के पास वाला जो रीजन है, ठीक है, ये इस तरह से ये पूरा डेल्टा बनाते हैं, ठीक है। एंड दैट डेल्टा इज नोन एज द सुंदरबंस डेल्टा, ठीक है। सुंदरबंस डेल्टा यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा। हाँ जी सर, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो नहीं लग नहीं रहा ना, पानी तो अभी भी आप पी ही रहे होगे बैठे बैठे, है ना। हाँ, चलो जी, ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, गिव मी ए थम्स अप। यहाँ तक सब चंगासी चल रहा है तो गिव मी ए थम्स अप। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, सवाल नंबर 24। सवाल क्या है सर, कुंचिकल फॉल्स ऑफन साइटेड एज इंडियाज हाईएस्ट वाटरफॉल इज लोकेटेड इन विच स्टेट। आ चुका हुआ सवाल है ये। कुंचिकल फॉल कौन से स्टेट में, केरला, कर्नाटका, मेघालय, हिमाचल। गंगा जमुना, गंगा पद्मा बन जाती है, जमुना ब्रह्मपुत्रा होती है, वो दोनों कंबाइन आपका मेघना कहलाते हैं, बताया तो था अभी। चलिए जी, कुचिकल फॉल्स
often cited as India's highest waterfall is located in which state? केरला, कर्नाटका, मेघालय, हिमाचल प्रदेश। हाँ, कुचिकल फॉल्स, तो ये वाटरफॉल की बात हो रहा है, ठीक है, ये फोटो है। करेक्ट आंसर इज कर्नाटका, ठीक है। कुचिकल वाटरफॉल्स कहाँ पर है? आपका वराही नदी जो है आपका कर्नाटका के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर ये आपको कुचिकल फॉल्स देखने को मिलता है। इसको इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल भी माना जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, द ग्रेट रन ऑफ कच्छ। द ग्रेट रन ऑफ कच्छ किस स्टेट में है? बहुत आसान सवाल, तो जिसका भी अभी तक खाता नहीं खुला है यहां से खोल सकता है, ठीक है। इससे आसान सवाल मैं क्या ही लेके आऊं, ठीक है। हाँ, तो जिसका अभी तक खाता नहीं खुला है यहां से खोल लो। बताओ सर करेक्ट आंसर क्या होगा? मैंने देखो ये थोड़े से कुछ टॉपिक्स डिबेटेबल हैं, वही मैं इसीलिए उन पर कुछ ज़्यादा चर्चा नहीं करता हूँ। जनरली कुचिकल को ही मानते हैं, वही मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ठीक है। ऑल राइट सर, चलिए, हाँ बिल्कुल सही बात, इससे खाता खोल देने ही वाला सवाल है ना, इससे आसान क्या ही बनेगा। करेक्ट आंसर इज गुजरात, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज गुजरात। तो अभी आप देखो सर, ये जो आपका ये वाला रीजन है, ठीक है, तो ये रन ऑफ कच्छ कहलाता है। ये वाला रीजन क्या कहलाता है? रन ऑफ कच्छ कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 जैसे याद करो, हम लोगों ने इंडिया में इंडिया वाले रीजन से एक सवाल पढ़ा था, डुरांड लाइन का, रेड क्लिफ लाइन का। इसी तरह से एक और लाइन है जिसको कहते हैं 38th पैरेलल, एक सिग्निफिकेंट कोल्ड एयर वॉर एरा बाउंड्री है। तो ये दो कौन सी कंट्रीज को डिवाइड करती है? देखो इंडिया पाकिस्तान को तो नहीं करती, हमने देखा था भाई, उसके लिए क्या है हमारे पास? साउथ कोरिया है, वो सॉरी, उसके लिए हमारे पास रेड क्लिफ है, ठीक है। अब इनमें से बताओ कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? 38th पैरेलल लाइन रफली कौन से दो कंट्रीज को डिवाइड करती है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब कोरिया का कोई भी सवाल होने से गड़बड़ नहीं होगा, है ना, इतना प्यार है साउथ कोरिया से। ओके, चलिए, करेक्ट आंसर इज नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, ठीक है। तो ये आप यहाँ देखोगे, ये इनका बॉर्डर है। तो ये 38th पैरेलल क्या कर रहा है? बेसिकली इनको यहाँ से एक लाइन पास कर रही है, ठीक है। तो ये कहलाती है आपके 38th पैरेलल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल इज मोहम्मद बिन तुगलक, a Delhi Sultanate ruler, is infamously associated with which failed administrative decision? तो ये तो हम क्लास में पढ़ते हैं कि सर मोहम्मद बिन तुगलक को वाइज फूल किंग कहा जाता है फॉर हिज 5 स्टेप्स, उसके 5 डिसीजंस की वजह से उसको क्या कहा जाता है? वाइज फूल किंग कहा जाता है, ठीक है। इसमें एक्चुअली थोड़ा सा ये क्वेश्चन में गड़बड़ हो गया है। इसमें दोनों ही ऑप्शन आपका ठीक हो जाएंगे, ठीक है। कि उसको 5 रीजंस की वजह से कहा जाता है। एक तो है आपका कैपिटल उसने शिफ्ट किया, दूसरा कराचिल एक्सपेडिशन, और एक आपका गंगा वो दुआब रीजन में टैक्सेशन, और उसके अलावा वो आपका जो खुरासान एक्सपेडिशन, और एक आपका इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी, है ना। तो इसमें आपका ए और बी दोनों ही ठीक हो जाएंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन में गड़बड़ हो गया है, तो ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे आपका ठीक हो जाएंगे, ठीक है। तो जजिया टैक्स से उसका कोई लेना देना नहीं था, कुतुब मीनार से उसका कोई लेना देना नहीं था। तो ये दोनों ही रीजंस हैं जिनकी वजह से उसको आपका क्या कहा जाता है? वाइज फूल किंग कहा जाता है। तो ये उसके फेमस आपका एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्ड डिसीजंस में काउंट होता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है द बैटल ऑफ प्लासी which paved the way for British control of Bengal was fought between the East India Company and which नवाब? बताइए, बैटल ऑफ प्लासी 1757 कौन किस किस के बीच हुआ था? तो एक साइड तो है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी, और दूसरी साइड कौन है? बताइए, बैटल ऑफ प्लासी एक साइड तो है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरी साइड कौन है?
हाँ, रॉबर्ट क्लाइव कैसे होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था, क्या बात कर रहे हो? ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच हुआ था सर? ये सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साइड से कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी के साइड से इट वाज रॉबर्ट क्लाइव, और बंगाल के साइड से कौन था? आपका सिराजुद्दौला था। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला ये आपका बैटल था, जिसमें मीर जाफर क्या था? मीर जाफर एक ट्रेटर था, इसने धोखा दिया था सिराजुद्दौला को, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला हार जाएगा और आपका कौन जीत जाएगा? रॉबर्ट क्लाइव बैटल ऑफ प्लासी जीत जाएगा 1757 में। ठीक है, तो 1757 का बैटल ऑफ प्लासी इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल आपका बनते हैं। ठीक है, तो ये ईयर आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, the Arya Samaj, a Hindu reform movement emphasizing a return to Vedic principles, was founded in 1875 by whom? आर्य समाज पे सवाल बन जाते हैं कभी कभी, तो ये बताइएगा, इसी तरह के सवाल बनते हैं, इसका फाउंडर कौन था? हाँ, द आर्य समाज was founded in 1875 by whom? बताइए, आर्य समाज किसने बनाया था? फाउंडर कौन है सर? राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या ईश्वर चंद्र विद्यासागर? हाँ, देखिए इसमें डाउट हो जाता है, कई बार हम लोग बाई मिस्टेक राजा राम मोहन रॉय जी का नाम लगा देते हैं, वो करेक्ट आंसर नहीं होगा। करेक्ट आंसर इज स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, आर्य समाज के फाउंडर कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती, इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, द जालियांवाला बाग मैसेकर ऑफ अप्रैल 1919 टुक प्लेस इन विच सिटी? लाहौर, अमृतसर, लुधियाना, जालंधर? बताइए, जलियांवाला बाग जो मैसेकर था अप्रैल 1919 का किस शहर में हुआ था? सवाल आसान है, टफ नहीं है। ठीक है, जलियांवाला बाग मैसेकर इंपॉर्टेंट है, इस पे जनरली आपसे जो सवाल पूछेगा ये तो पूछेगा आपका सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, ये हुआ किस दिन था। ठीक है, तो डेट इसका क्या था? 13 अप्रैल 1919। सबसे ज्यादा चांसेस हैं डेट पूछने के, तो वो ध्यान रखेंगे जलियांवाला बाग मैसेकर कब हो रहा है? 13 अप्रैल 1919 को हो रहा है। ठीक है, दूसरा सवाल इससे पूछ सकता है ये कहां पर हो रहा है, तो करेक्ट आंसर इज अमृतसर। ठीक है, और फेस्टिवल कौन सा था? लोहरी का फेस्टिवल था। ठीक है, तो आपका 13 अप्रैल 1990 जब जनरल डायर क्या करेगा? धुआंधार गोली चला देगा, कहां पर हो रहा है? अमृतसर हो रहा है, और उस दिन लोहरी का फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा था पंजाब में। ठीक है, चलिए, तो दैट वाज अ वेरी अनफॉर्चुनेट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, सुभाष चंद्र बोस, फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी INA, इज पॉपुलरली नोन बाय विच ऑनोरिफिक टाइटल? उनको किस टाइटल से बुलाते हैं? सरदार, महात्मा, लोकमान्य, या फिर आपका नेताजी? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? हाँ जी, वही बैसाखी वाला ही फेस्टिवल था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये तो सर आसान सवाल है, नेताजी के नाम से हम उनको पुकारते हैं। करेक्ट आंसर विल बी नेताजी। लोकमान्य किसका टाइटल था? लोकमान्य कहते हैं सर बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, लोकमान्य किसका टाइटल था? बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक के बारे में दो तीन चीजें ध्यान रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक को हम क्यों याद रखते हैं? एक तो सर उनका होम रूल लीग, तो होम रूल जो मूवमेंट हुआ था उसको उन्होंने लीड किया था महाराष्ट्र वाले रीजन में, और मद्रास वाले रीजन में एनी बेसेंट ने किया था। एक तो महाराष्ट्र वाले रीजन में होम रूल मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट किया था। दूसरा उनका एक वो है सर, क्या कहते हैं, स्लोगन है, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ठीक है, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो स्वराज का मान के चलो वो पहले उन लोगों में से थे जिन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान को डोमिनियन स्टेटस नहीं, वरना पहले कांग्रेस की डिमांड किसकी थी? डोमिनियन की थी। तो वो कांग्रेस के ऐसे पर्सन थे जिन्होंने कहा भाई हमें डोमिनियन नहीं, पूरी आज़ादी चाहिए। तो ये पूरी आज़ादी की बात बहुत बाद में स्टार्ट हुई है, पहले
डोमिनियन की मांग चल रही थी, ठीक है। तो स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, तो ये स्लोगन किसका है? ये स्लोगन आपका बाल गंगाधर तिलक का है, ठीक है। महात्मा किसका टाइटल है? गांधी जी का नाम में लगाते हैं, हम सब जानते हैं। सरदार किसके नाम में लगाते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम में लगाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ फेमस नेम है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। चलिए सर, लोकमान्य मतलब जो जिनको जनता मानती है, लोक का मतलब होता है आपका पीपल, ठीक है, जनता के प्यारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। द स्टॉकहोम कन्वेंशन प्राइमरीली एड्रेसेस द रेगुलेशन एंड एलिमिनेशन ऑफ विच कैटेगरी ऑफ केमिकल्स, ठीक है। तो 2001 में स्टॉकहोम में एक कन्वेंशन साइन हुआ था। स्टॉकहोम क्या है सर? स्टॉकहोम इज द कैपिटल ऑफ स्वीडन, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, स्टॉकहोम क्या है? इट इज द एक कंट्री है स्वीडन, उसकी कैपिटल है स्टॉकहोम। तो एक 2001 में कन्वेंशन साइन हुआ था स्टॉकहोम में, तो उन्होंने कौन से कैटेगरी ऑफ केमिकल्स को एलिमिनेट करने के लिए रेगुलेशंस बनाए थे? बताइए सर, करेक्ट आंसर क्या होगा? एनवायरमेंट से रिलेटेड सवाल है, जरा जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। स्टॉकहोम कन्वेंशन ने कौन से एलिमिनेट किए हैं सर? स्टॉकहोम कन्वेंशन ने आपका जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हैं उसको एलिमिनेट करने की बात की है, ठीक है। जैसे आपका सर्टेन पेस्टिसाइड्स हैं, कुछ इंडस्ट्रियल कंपाउंड्स हैं जो इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो उनको एलिमिनेट करने की बात की है, ठीक है। चलिए जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 33। 33 क्या है? एक ग्रीन क्लाइमेट फंड की बात की गई है। ग्रीन क्लाइमेट फंड की बात की गई है, दैट इज सपोर्टिंग डेवलपिंग नेशंस क्लाइमेट एक्शन, ऑपरेट्स अंडर विच यूएन फ्रेमवर्क। 33 बताइए, 33 का क्या है? करेक्ट आंसर बताओ सर 33 का। द ग्रीन क्लाइमेट फंड सपोर्टिंग डेवलपिंग नेशंस। ग्रीन क्लाइमेट फंड बेसिकली क्या है? ये पैसा डेवलपिंग कंट्रीज को दिया जाता है जिससे वो अपने देश का ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम कर सकें, ठीक है। तो ये किस यूएन फ्रेमवर्क के अंदर दिया जाता है? तो इट इज अंडर द यूएनएफ ट्रिपल सी। यूएनएफ ट्रिपल सी क्या है? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसी यूएनएफ ट्रिपल सी के अंडर कई सारी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मीटिंग होती है, COP 1, COP 2, COP 3, जो जनरली आप सुनते हो ना, COP 26, COP 25, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज एग्रीमेंट। तो ये सब किसके अंडर हो रहा है? यूएनएफ ट्रिपल सी के अंडर हो रहा है, ठीक है, हर साल होता है। तो आपका ये इसी के अंडर आपका एक ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाया गया है, ठीक है। और ये ग्रीन क्लाइमेट फंड की बात कब हुई थी? अंडर द पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है सर? ग्रीन क्लाइमेट फंड का हेडक्वार्टर कहां पर है? साउथ कोरिया में, ठीक है। हेडक्वार्टर कहां पर है सर? साउथ कोरिया में। तो ये कुछ बातें याद रखेंगे। डियर पीडीएफ हम शेयर कर देते हैं इसका आपका ग्रुप में, लेकिन पीडीएफ देखो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, इम्पोर्टेंट है जो सुनते जा रहे हो उसके नोट्स बनाते जाओ, और जो भूल रहे हो, जो लग रहा है ये पार्ट मिस हो गया, उस टॉपिक को लिख लो और उसको एक बार आप थॉरोली रिवाइज कर लो। पीडीएफ शेयर कर रहे हैं लेकिन उतना देखो ज़रूरी नहीं है पीडीएफ। ज़रूरी क्या है? क्लास अटेंड करना। अगर नहीं कर पा रहे हो तो रिकॉर्डिंग देख लो, क्लास में क्या उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं वो कवर करेंगे। और मान लो कुछ मिस हो गया है तो आपको लग रहा है कि ये टॉपिक और मेरा थोड़ा सा वीक है, उसको रिवाइज कर लो, यही पर्पस है क्लास का, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 34। विंबलडन द ओल्डेस्ट टेनिस टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड इज हेल्ड एनुअली इन विच कंट्री? बताइए, विंबलडन द ओल्डेस्ट टेनिस टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड इज हेल्ड एनुअली इन विच कंट्री? बताइए, विंबलडन द ओल्डेस्ट टेनिस टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड इज हेल्ड एनुअली इन विच कंट्री? यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। ई फॉर इंग्लैंड।
तो आपका विंबलडन कहाँ पे होता है? विंबलडन इज इन इंग्लैंड, ठीक है सर। विंबलडन कहाँ पे होता है? फर्स्ट हेल्ड इन 1877, टेक्स प्लेस एट द ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस क्लब इन लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, द इंडियन प्रीमियर लीग अ T20 क्रिकेट टूर्नामेंट वाज स्टार्टेड इन विच ईयर? आईपीएल जो हम लोग हर साल देखने को मिलता है, इंडियन प्रीमियर लीग कब स्टार्ट हुआ था बताइए जरा। हाँ, आईपीएल कब स्टार्ट हुआ था? 2005, 8, 10, 12। क्या होगा सर करेक्ट आंसर? द इंडियन प्रीमियर लीग। हाँ जी, डी ओके ओके, इसमें आंसर थोड़ा सा गड़बड़ हो रहे हैं। करेक्ट आंसर इज 2008, ठीक है। तो आईपीएल कब स्टार्ट हुआ था आपका इंडियन प्रीमियर लीग? इट वाज स्टार्टेड इन 2008, ठीक है। तो इंडिया में क्रिकेट को कंट्रोल करने के लिए बॉडी का नाम क्या है? बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया। चलिए जी आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट was set up on the recommendations of which committee? बी शिवरमन कमेटी, नरसिम्हन कमेटी, मल्होत्रा कमेटी या रंगराजन कमेटी? बताइए। नाबार्ड was set up on the recommendation of which committee? नाबार्ड किसके रिकमेंडेशन पे सेटअप हुआ था? जल्दी से बताइए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हाँ जी, देखो आपसे ऑलरेडी जो एक सवाल पूछ चुका है कि नाबार्ड कब सेटअप हुआ था, ठीक है। तो नाबार्ड आपका 1982 में सेटअप हुआ है। अब दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं आज आपको करा रहा हूं कि ये कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन से हुआ था, ठीक है। तो ये कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन से हुआ था? जल्दी करेक्ट आंसर बताओ। हाँ जी, करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इज बी शिवरमन कमेटी, ठीक है। नाबार्ड कब स्टैब्लिश हुआ था? नाबार्ड में हो सकता है आपसे फुल फॉर्म ही पूछ ले, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। कब सेटअप हुआ था? 1982 में। कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन से? बी शिवरमन कमेटी की रिकमेंडेशन से। तो नाबार्ड से कोई डायरेक्ट लोन नहीं दे सकता है। बैंक्स जो एग्रीकल्चरल स्पेसिफिक लोन्स देते हैं तो उसको कौन मॉनिटर करता है? नाबार्ड मॉनिटर करता है। तो नाबार्ड का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोन्स को प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। दैट इज द पर्पस ऑफ नाबार्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, ऑपरेशन विजय, इंडिया सक्सेसफुल मिलिट्री रेस्पॉन्स टू reclaim territory in 1999 refers to which conflict? ऑपरेशन विजय 4 ऑप्शन दिया है कि जहां पर हमने अपनी टेरिटरी रिक्लेम करी थी वो कौन से कॉन्फ्लिक्ट से रिफर करता है? 1971 इंडो पाक वॉर, कारगिल वॉर, 1962 सिनो इंडियन वॉर या फिर आपका सियाचिन कॉन्फ्लिक्ट। 4 ऑप्शन दिए, करेक्ट आंसर बताइए। बिल्कुल करेक्ट आंसर इज कारगिल वॉर, ठीक है। तो जो 1991 में कारगिल वॉर हुआ था उससे रेफर करता है। अच्छा, ऑपरेशन विजय एक और चीज को भी बोला जाता है, जो गोवा को लिबरेट कराया गया था आर्मी को भेज के 1961 में, ठीक है। तो गोवा के लिबरेशन के लिए भी कौन सा जो ऑपरेशन हुआ था? दैट इज ऑपरेशन विजय। इसी तरह से एक हैदराबाद वाले रीजन में ऑपरेशन चलाया गया था, ठीक है। हैदराबाद वाला आपसे ऑलरेडी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो हैदराबाद में जो ऑपरेशन चलाया गया था दैट वाज ऑपरेशन पोलो, ठीक है। तो हैदराबाद वाला ऑलरेडी आपसे पूछा जा चुका है, ये वाला अभी करंट में आपसे विजय की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। चलिए जी क्लियर है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, Chandrayaan-1, India's first lunar mission, is credited with helping confirm the presence of which substance on the moon's surface? ठीक है, बताइए। चंद्रयान-1 इंडिया का पहला लूनर मिशन है, ठीक है। उसने कौन सी चीज कंफर्म की थी कि भाई मून पे ये चीज मिल गई है? बताओ जरा। चंद्रयान-1 का ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, क्या रिजल्ट आया था भाई चंद्रयान-1?
जैसे अभी हमने देखा चंद्रयान 3 हुआ, चंद्रयान 3 में क्या था, हमने अपना एक रोवर चांद पे भेजा। इसी तरह से सबसे पहले एक चंद्रयान 1 हुआ था, लूनर मिशन, जिसमें क्या हमने आइडेंटिफाई किया, तो क्या चीज मिल गई थी, किस चीज को कंफर्म किया था चंद्रयान 1 ने, कि चांद पे भी दाग नहीं पानी है। ठीक है, करेक्ट आंसर इज बी, चांद पे भी दाग देखने, वो दाग नहीं है पानी है। ठीक है, चांद पे पानी मिल गया। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स किसने कंफर्म किए, चंद्रयान 1 ने कंफर्म किए। ठीक है, चलो जी, तो दैट इज योर दिस क्वेश्चन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 क्या है सर, द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट विच प्रोसिक्यूट्स इंडिविजुअल्स फॉर वार क्राइम्स एंड जेनोसाइड इज हेडक्वार्टर्ड इन विच सिटी। बताइए जरा, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हेडक्वार्टर कहां पर है, आईसीसी, आईसीसी हेडक्वार्टर कहां पर है, जल्दी से बताइए। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कहां पर है सर, जेनेवा, हेग, ब्रसेल्स या फिर आपका वियना। हाँ, बहुत बढ़िया। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हेडक्वार्टर इज इन द हेग, द हेग इज इन नेदरलैंड्स। ठीक है, द हेग इज इन नेदरलैंड्स। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज द हेग, नेदरलैंड्स। तो आईसीसी का हेडक्वार्टर कहां पर है, द हेग। चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, बढ़िया जवाब आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेटो, नेटो का हेडक्वार्टर कहां पर है, नेटो पिछली किसी क्वेश्चंस में डिस्कस हुआ था, तब मैंने बताया था नेटो का हेडक्वार्टर कहां पर है। अब यहां पर बताओ सर, डायरेक्ट क्वेश्चन आया, नेटो का हेडक्वार्टर कहां पर है, पेरिस, ब्रसेल्स, लंदन, बर्लिन। ठीक है, नेटो हेडक्वार्टर कहां पर है, नेटो हेडक्वार्टर, ओके, ब्रसेल्स, बहुत बढ़िया। तो नेटो का हेडक्वार्टर कहां पर है सर, ब्रसेल्स, बेल्जियम। तो बेल्जियम यहां आपको एक देखने को मिलेगी, कंट्री है इधर साइड पे, तो यहां पर आपका नेटो का हेडक्वार्टर है। जितना भी डार्क ब्लू कंट्रीज आप देख रहे हो ना, जितना भी डार्क ब्लू कंट्रीज, ये सब क्या है, नेटो का मेंबर्स हैं। ठीक है, बाकी सब क्या है, पार्टनर मेंबर्स हैं, पार्टनरशिप में। बट कोर मेंबर्स इनके कौन से हैं, जो ये डार्क ब्लू वाले आप देख रहे हो, ये जो डार्क ब्लू वाले, ये क्या है, इनके कोर मेंबर्स हैं नेटो के। ठीक है, नेटो का प्रिंसिपल क्या था, नेटो बन रहा है आपका कोल्ड वार, 1990s में जो कोल्ड वार चल रहा था उसके टाइम पे नेटो बन रहा है। नेटो का ऑब्जेक्टिव क्या था, कि नेटो एक ऐसा ग्रुपिंग है कि अगर नेटो की किसी भी कंट्री ने अटैक किया, नेटो की किसी भी कंट्री ने अटैक किया, तो आपका वो कंट्री क्या कर, वो जितने भी नेटो मेंबर्स मिलके उस कंट्री पे अटैक करेंगे। ये जब यूएसएसआर की यूएसए के साथ लड़ाई चल रही थी, तब ये नेटो बनाया गया था, ताकि यूएसएसआर को काबू में रखा जा सके। ठीक है, देखिए, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इज अ डिफरेंट थिंग, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज अ डिफरेंट थिंग। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस किसके अंडर आता है, यूएन के अंडर आता है, इट इज अ ऑर्गन ऑफ यूएन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इज अ डिफरेंट एंटिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर कहां पर है, बताइए। जो यूएन का एक न्यूक्लियर वॉच डॉग है, जो ये इंश्योर करता है कि भाई कोई न्यूक्लियर वेपन ना बना ले। ठीक है, तो जो इंश्योर करता है कि भाई एटॉमिक एनर्जी को पीसफुल पर्पस के लिए ही यूज करा जाए। बताइए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी इज हेडक्वार्टर इन विच सिटी, जेनेवा, वियना, न्यूयॉर्क या फिर आपका पेरिस। बताइए जल्दी से, वियना। हाँ, देखो, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी पे ऑलरेडी सीजीएल में सवाल आ चुका है पिछले साल में। ठीक है, तो उससे ही रिलेटेड ये सवाल है। तो बताओ जरा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर इज इन वियना। ठीक है, तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी हेडक्वार्टर इज इन वियना। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 पर। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI इज पब्लिश्ड बाय विच यूएन बॉडी, यूनेस्को, यूएनडीपी, यूएनईपी, यूएनसीटीएडी। बताइए, द एनुअल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय विच यूएन बॉडी, यूनेस्को, यूएनडीपी, यूएनईपी, यूएनसीटीएडी। बताइए,
हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यूएनडीपी, ठीक है, ये कौन पब्लिश करता है ये रिपोर्ट? यूएनडीपी। यूएनडीपी का सर हेडक्वार्टर क्या है? इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, इसमें दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर एक हिंदुस्तान और पाकिस्तान वाले मिलके काम कर रहे हैं, तो बहुत ही रेयर आपको देखने को मिलता है। तो इस रिपोर्ट को डेवलप करने में एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट से महबूब उल हक और उनके साथ जो काम कर रहे थे अमर्त्य सेन, उनका रोल है इसको डेवलप करने में, ठीक है। तो उन्होंने मिलकर ये डेवलपमेंट इंडेक्स बनाई थी, जो मेजर करता है कि भाई लोगों की ग्रोथ सिर्फ जीडीपी से नहीं होती, उनकी इंडिविजुअल हमें देखना पड़ेगा, हेल्थ स्टेटस कैसा है उनका, एजुकेशन स्टेटस कैसा है उनका, इनकम स्टेटस कैसा है। मेनली वो क्या देख रहा है, लोगों की हेल्थ कैसी है, एजुकेशन कैसी है, इनकम कैसी है, उसके अकॉर्डिंगली ये आपका रिपोर्ट बन रही है। रिपोर्ट कौन बना रहा है? यूएनडीपी बना रहा है, हेडक्वार्टर इज इन न्यूयॉर्क, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। द अफ्रीकन यूनियन, द कॉन्टिनेंटल बॉडी प्रोमोटिंग यूनिटी अमंग अफ्रीकन नेशंस, इज हेडक्वार्टर्ड इन विच सिटी? बताइए, अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है सर? कायरो में है, नैरोबी में है, एडिस अबाबा में है, या प्रिटोरिया में है? अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? अफ्रीकन यूनियन, द कॉन्टिनेंटल बॉडी प्रोमोटिंग यूनिटी अमंग अफ्रीकन नेशंस, इज हेडक्वार्टर्ड इन विच सिटी? कायरो, नैरोबी, एडिस अबाबा, प्रिटोरिया। देखो, जैसे यूरोपियन यूनियन बना और उन्होंने अपने आप को, पूरी यूरोप को एक बड़ी ताकत बना लिया इकोनॉमी के टर्म्स में, इसी को फोकस करते हुए अफ्रीका के कंट्रीज ने भी कहा भाई हम भी एक यूनियन बनाएंगे, है ना, तो हमारी तो एक आइडेंटिटी बहुत स्ट्रांग है एज एन अफ्रीकन। तो अफ्रीका के कई सारे कंट्रीज ने मिलकर क्या बनाया? अफ्रीकन यूनियन, और उसका हेडक्वार्टर इज एडिस अबाबा। एडिस अबाबा बेसिकली क्या है? इट इज द कैपिटल ऑफ इथोपिया, ठीक है, ये क्या है आपका? इथोपिया है। अच्छा, इथोपिया से रिलेटेड एक पॉइंट और यहाँ पे आ जाता है, ये आप देख रहे होगे, एक कंट्री है सर आपका जिबूती, एक कंट्री है एरिथ्रिया, और एक कंट्री है इथोपिया, एक कंट्री है सोमालिया, ठीक है। ये कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं? ये चार कंट्री कलेक्टिवली कहलाते हैं द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है। ये चार कंट्री कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो एक बात तो हमें पता चल गई, इथोपिया का है जो कैपिटल है एडिस अबाबा, वो क्या हेडक्वार्टर है अफ्रीकन यूनियन का। दूसरी बात ध्यान रखेंगे कि ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, इसमें चार कंट्रीज आते हैं, कौन कौन सा? एक तो है सर आपका सोमालिया, एक है सर एरित्रिया, ठीक है, एक है आपका इथोपिया, और एक है आपका जिबूती, ठीक है, जिबूती। तो ये चार कंट्रीज आते हैं किसमें? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। इसका निमोनिक है सीड, SEED, सीड, ऐसे याद रख सकते हो, सोमालिया, एरित्रिया, इथोपिया, जिबूती। तो ये चार कंट्रीज किस में आते हैं? आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं, ठीक है। चलिए, विभूति नारायण नहीं है, ठीक है, जिबूती है, ठीक है, नाम नहीं बिगाड़ते हैं किसी का। चलो जी, डियर इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स, ये टेंशन मत लो, जो जो आते जाएं बस उसको एक बार नहीं याद हो रहा उसको लिख लो एक जगह पर, ठीक है, ताकि उसको एक दिन एग्जाम से पहले, एक दिन पहले रिवाइज करके चले जाना, ठीक है। तो ये एक दिन में ऐसे याद होते भी नहीं है, इसीलिए मैं बार बार प्रैक्टिस में डालता चल रहा हूँ। तो इनको बस ऐसा कर लो, एक जगह आप लिख लो, जब फ्री हो तो एक बार बस देख लिया करो, एग्जाम से पहले एक बार देख के चले जाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। Which is the only organ of the UN whose permanent members hold veto power over substantive resolution? UN का कौन सा ऑर्गन है जिसके पास आपका वीटो पावर है, ठीक है। UN का कौन सा ऑर्गन है जिसके पास आपका वीटो पावर है? जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल। यूएन को कितने ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। इसको करने के बाद मेरे को कमेंट में बताना यूएन के कितने ऑर्गन्स होते हैं। ये जो चार लिखे ये सब यूएन के ऑर्गन्स हैं, है ना। चलो
तो इधर देखो सर, आपका जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, चौथा है ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो इसमें जो यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल है उसके पास ये करेक्ट आंसर है, इसके पास आपका वीटो पावर है। सिक्योरिटी काउंसिल में 5 हमारे परमानेंट मेंबर्स है, कौन कौन है? यूएस है, यूके है, ठीक है, फ्रांस है, यूएस है, यूके है, फ्रांस है, और कौन कौन है सर? रशिया है और आपका चाइना है। तो ये पांचों क्या है सर? दीज 5 आर द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो कोई भी रेजोल्यूशन अगर आया, एक भी कंट्री ने मना कर दिया, तो वो रेजोल्यूशन चला जाएगा। दे हैव द वीटो पावर, ठीक है, दे हैव द वीटो पावर। साइड प्लीज, लिखो लिखो, अच्छे से लिख लो, ठीक है। चलिए आगे आओ सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45, विच फ्रूट इज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया? बताओ सर, इंडिया का नेशनल फ्रूट कौन सा है? इंडिया का नेशनल फ्रूट कौन सा है भाई? हाँ जी, कितना है? बी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो इंडिया का नेशनल फ्रूट किसको माना गया है? ऑफिशियली माना गया है मैंगो को, ठीक है, किंग ऑफ फ्रूट्स भी इसको कह देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 46, विच रिवर वाज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया इन 2008? इनमें से एक रिवर को नेशनल रिवर ऑफ इंडिया भी डिक्लेयर किया गया है, बताओ। आम आदमी पार्टी, कॉमन मैन, मैंगो मैन। Which river was officially declared national river of India in 2008? यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। हाँ जी, 2008 में आपका गंगा को नेशनल रिवर डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। तो गंगा एक्शन प्लान बनाया गया था, गंगा एक्शन प्लान बनाया गया था जिसके तहत गंगा की सफाई करनी थी। तो लोगों को गंगा की इंपॉर्टेंस बताने के लिए गंगा को सरकार ने डिक्लेयर किया एज अ नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, ताकि गंगा की सफाई की जा सके। आज 8 से 26 हो गई, 18 साल हो गए, गंगा तो अपनी जगह है लेकिन गंगा की सफाई नहीं हो पाई, ठीक है। करोड़ों रुपया खर्च हो चुका है, कोई नतीजा नहीं निकल रहा। चलो हाँ, करेक्ट आंसर, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 47, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, जल्दी से बताओ, हिंदी दिवस। आई थिंक इसका आंसर देख ही लिया होगा, ठीक है। हाँ हाँ, तो इसका तो आंसर देख ही लिया होगा, ठीक है। तो जिसका खाता नहीं खुल रहा था खोल लो, अब तो सर आंसर भी बाय मिस्टेक दिख ही गया। ईश्वर भी चाह रहा आपका खाता खुल जाए। तो करेक्ट आंसर इज सितंबर 14। हिंदी दिवस कब मनाते हैं? सितंबर 14 को मनाते हैं। तो सितंबर 14 को ऐसा क्या हुआ था कि उस दिन इसको हिंदी दिवस मनाते हैं? क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 1949 ने इसको आपका हिंदी को अडॉप्ट किया था एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। तो 14 सितंबर को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने अडॉप्ट किया था हिंदी को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। तो इट इज कॉल्ड आपका हिंदी दिवस, ठीक है। दूसरा आप याद रखिएगा, इसके लिए एक आर्टिकल 343 भी है कॉन्स्टिट्यूशन को, जो हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करता है, ठीक है। तो हिंदी से रिलेटेड दो पॉइंट याद रखिएगा, हिंदी दिवस सितंबर 14, दूसरा आर्टिकल 354 जो हिंदी को क्या डिक्लेयर करता है? आपका ऑफिशियल लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, एक है द मियावाकी मेथड इंक्रीजिंगली यूज इन इंडियन अर्बन अफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट इज ए टेक्निक फॉर अचीविंग व्हाट? अफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट, पेड़ लगाने की एक टेक्निक होती है ना, तो उसमें एक टेक्निक है जिसका नाम होता है मियावाकी मेथड। मियावाकी मेथड बताओ बेसिकली किसके लिए यूज होता है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, कोरल रीफ रिस्टोरेशन के लिए, वर्टिकल फार्मिंग, या फिर आपका डेंस फास्ट ग्रोइंग नेटिव फॉरेस्ट इन स्मॉल एरियाज। तो इसमें अगर देखो जरा आप क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ोगे तो वहीं से आप आइडिया लगा सकते हो। ये किसकी बात कर रहा है? डेंस फास्ट ग्रोइंग नेटिव फॉरेस्ट इन स्मॉल एरियाज, ठीक है। तो एक फिक्स एरिया में किस तरह से डेंस फॉरेस्ट को ग्रो करा जाए उसकी एक टेक्निक है जिसको हम कहते हैं
मियावाकी मेथड। ठीक है, मियावाकी मेथड किसके नाम पे पड़ा है? अकीरा मियावाकी। ठीक है, एक जापानीज बोटनिस्ट है अकीरा मियावाकी, उनके नाम पे इस मेथड का नाम पड़ा है। ठीक है, चलिए सर, अकीरा मियावाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 49। विच इंडियन सिटी इज हिस्टोरिकली नोन एज अ मैनचेस्टर ऑफ इंडिया फॉर इट्स डोमिनेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्री? 4 ऑप्शन है सर, आपके पास सूरत है, आपके पास मुंबई है, आपके पास अहमदाबाद है, आपके पास कानपुर है। 4 ऑप्शन है, किस इंडियन सिटी को हिस्टोरिकली मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है? सूरत, अहमदाबाद, मुंबई, कानपुर। चिंता मत करो, इसका आंसर बी नहीं है। ठीक है हाँ, विच इंडियन सिटी इज हिस्टोरिकली नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया फॉर इट्स डोमिनेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्री? सूरत, अहमदाबाद, मुंबई या फिर आपका कानपुर? हाँ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। हाँ हाँ जी, सॉरी हाँ, अहमदाबाद अर्न द निकनेम आपका मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका भी आंसर भी है। बोल देता हूँ थोड़ा सा मोरल डाउन करने के लिए। चलो ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 50। द पद्मा अवार्ड्स, वन ऑफ इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स, आर अनाउंस्ड ईच ईयर ऑन विच ओकेजन? ठीक है, पद्मा अवार्ड्स, वन ऑफ इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, आर अनाउंस्ड ईच ईयर ऑन विच ओकेजन? इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती या आपका न्यू ईयर्स डे? बताइए। पद्मा अवार्ड्स, वन ऑफ इंडिया हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, आर अनाउंस्ड ईच ईयर ऑन विच ओकेजन? हाँ, पद्मा अवार्ड्स, वन ऑफ द इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, आर अनाउंस्ड ईच ईयर ऑन विच ओकेजन? हाँ हाँ, ठीक है चलो, इसका करेक्ट आंसर इज रिपब्लिक डे। करेक्ट आंसर इज बी, रिपब्लिक डे। द पद्मा अवार्ड्स, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये सब किस दिन अनाउंस होते हैं? आपका रिपब्लिक डे वाले दिन अनाउंस होते हैं। ठीक है सर, चलिए, तो ये आपका यहाँ पर आज के सवाल खत्म हो रहे हैं। पद्मा अवार्ड्स में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा सर, पद्मा अवार्ड्स में 3 कैटेगरीज आती हैं। ठीक है, पद्मा अवार्ड्स में 3 कैटेगरीज आती हैं। एक होता है पद्म विभूषण, ठीक है, एक होता है पद्म भूषण और एक होता है आपका पद्मश्री। तो 3 ये कैसे हैं? सिविलियन ऑनर्स हैं। इसके ऊपर एक होता है सर भारत रत्न। ठीक है, तो भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, तो सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर क्या हो जाएगा? पद्म विभूषण, थर्ड हो जाएगा भूषण और फोर्थ हो जाएगा पद्मश्री। बट अगर पद्मा में पूछे हाईएस्ट पद्मा अवार्ड दैट इज पद्म विभूषण, सेकंड हाईएस्ट पद्मा इज आपका पद्म भूषण और थर्ड हाईएस्ट इज पद्मश्री। ठीक है, चलिए सर, तो ये आप इसको ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पे आज के जीके के क्वेश्चन होते हैं समाप्त। अगर अभी तक डिजिटल लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं की है तो ये QR कोड करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए सर, आगे फिर हम लोग मिलेंगे। अब आपका पवन सर भी आ चुके हैं, आ जाइए सर। कभी कभी देखो हो जाता है आंसर की, है ना, एक टाइप के ऑप्शन ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग यहाँ से हैक निकालो। हैक यहाँ से नहीं निकालने हैं, क्लास का सीधा सीधा सिर्फ इतना पर्पज़ है भाई कि आप फैक्ट ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के जाओ। ठीक है, ये क्लास इसलिए नहीं है कि आपको किसी से कंपेयर किया जा सके, आपको डीमोरलाइज किया जा सके, इसलिए है कि आपका रिवीजन हो, उतना ही आपको अपना ऑब्जेक्टिव लेके चलना है। यहाँ से जज भी नहीं करना कि भाई मेरे से तो ये नहीं बन रहा, एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं सेम, है ना, ये किसने देखा है। चलिए आ जाइए सर।